हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो पिछले टॉपिक में हम लोग पढ़े थे कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन क्या है। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दर्पण। तो सबसे पहले देखेंगे कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं, उसके नाम जानेंगे। तो देखते हैं, तो दर्पण को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है समतल दर्पण, दूसरा देखेंगे हम लोग तो गोलीय दर्पण। दर्पण को दो भाग में बांटा गया है, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। अब जब हम गोलीय दर्पण की बात करेंगे तो इसको भी दो भाग में बांटा गया है। पहला है उत्तल दर्पण और सेकेंड वन अवतल दर्पण। तो दर्पण को दो पार्ट में बांटा गया, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण को दो भाग में बांटा गया, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो यहाँ पे बात आता है कि गोलीय दर्पण कहते हैं किसको। तो गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। जैसे कि एक कोई खोखला गोला है, तो इसी का एक भाग मान लेते हैं कि इसको अगर काट दिया जाए तो यहां से यहां तक कोई भी एक भाग, गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, उसे हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के, उत्तल और अवतल। तो उत्तल दर्पण किसे कहेंगे और अवतल दर्पण किसे कहेंगे। तो जब दर्पण का, किसी गोलीय दर्पण का जब ऊपरी सतह परावर्तक हो तो उसे हम लोग उत्तल दर्पण कहेंगे। मतलब कि इसका जो अंदर वाला भाग होगा वो रचित होगा और जो ऊपर की सतह होगा वो प्रवर्तक सतह होगा। अवतल दर्पण की बात करें तो इसकी जो अंदर वाली सतह है वो प्रवर्तक सतह होगा और इसको बाहर से रचित किया हुआ रहता है, मतलब कि पेंट किया हुआ रहता है। तो उत्तल दर्पण देखेंगे, इसका ऊपरी सतह जो होता है वो प्रवर्तक सतह होता है। अवतल दर्पण की बात करें तो इसकी अंदर वाला सतह जो होता है वो प्रवर्तक सतह होता है। अब इसमें हम लोग बात करेंगे, जैसे कि इसमें कई भाग होते हैं। जैसे अगर बात करें हम लोग, इसमें एक पॉइंट होता है P, जिसे हम लोग ध्रुव बोलते हैं, ध्रुव। और इसका अगर वक्रता केंद्र की बात करें तो जिस खोखले गोले का ये भाग होता है, जिस खोखले गोले का भाग होता है उसी की जो केंद्र होती है, सेंटर होता है, उसे हम लोग दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र यानी कि खोखले गोले का जो केंद्र होता है वो दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। खोखले गोले की जो त्रिज्या होती है, यानी कि ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी, ये वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता त्रिज्या कहलाती है। यहां से यहां तक केंद्र को हम लोग C से डिनोट करते हैं। तो ये ध्रुव हो गया, यानी कि दर्पण का सबसे बीच का पॉइंट। ये C मतलब वक्रता केंद्र, जो खोखले गोले का केंद्र होता है, दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। खोखले गोले का जो त्रिज्या होती है वही दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसको हम लोग कैपिटल R से डिनोट करते हैं। यहाँ पे एक और समझने वाली बात है, इसमें एक फोकस होता है। तो जैसे कि देख रहे हैं कि इस दर्पण का जो कर्व है ये इस डायरेक्शन में, तो इसका जो फोकस होगा ये इधर का ही होगा, उत्तल दर्पण का। अवतल दर्पण की अगर बात करें तो इसका जो कर्व है वो इस डायरेक्शन में है, तो इसका जो फोकस होगा वो इधर की ओर होगा। तब बात आती है कि फोकस किसे कहते हैं। तो अगर फोकस की बात करें तो मान लेते हैं कि ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में अंदर का जो सतह होता है वो प्रवर्तक सतह होता है। ये हो गया C, ये ध्रुव। और एक और बात कि ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली लाइन को हम लोग प्रधान अक्ष कहते हैं। ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली लाइन को प्रधान अक्ष कहते हैं। अब प्रधान अक्ष के समानांतर आती हुई कोई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है, बात को समझिएगा। प्रधान अक्ष के समानांतर जब कोई आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद
प्रधान अक्ष के जिस पॉइंट से होकर गुजरती है उसी पॉइंट को हम लोग फोकस कहते हैं। क्या बोलते हैं? फोकस। इसको हम लोग कैपिटल एफ द्वारा डिनोट किया जाता है। तो अब यहां पे बात है कि फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी, सेंटर से ध्रुव के बीच की दूरी को वक्ता त्रिज्या, और ये जो लाइन खींचा गया है इसको हम लोग प्रधान अक्ष बोलते हैं। प्रधान अक्ष के समानांतर जब कोई प्रकाश की किरणें आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे हम लोग फोकस कहते हैं। इसको कैपिटल एफ से डिनोट किया जाता है। अब बात है कि फोकस से प्रधान अक्ष के बीच की जो ये दूरी हो गया एफ और पी, एफ पी जो हो गया इसको हम लोग बोलेंगे फोकस दूरी। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? फोकस दूरी बोलेंगे। इसको हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। इसको स्मॉल एफ द्वारा सूचित किया जाता है। अब हम लोग देखें कि जैसे कि सी से पी यानी कि सेंटर से पोल के बीच की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं, यानी कि सीपी बराबर आर, सी से पी के बीच की दूरी कैपिटल आर हो गया, और पी से एफ के बीच दूरी यानी कि एफ और पी के बीच की दूरी का स्मॉल एफ द्वारा डिनोट करते हैं। तो ये दोनों के बीच रिलेशन करते हैं। जो फोकस होता है वो इस यानी कि वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि जो आर होगा वो 2f के बराबर होगा, यानी आर बराबर 2f। जो फोकस दूरी होगी वक्रता त्रिज्या की आधी होगी, यानी कि जो फोकस है वो पीसी का मध्य बिंदु होता है। यहां से अगर f निकालें तो r/2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया, इससे न्यूमेरिकल भी पूछते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे कि अगर किसी वस्तु को कहां पे रखें तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, वास्तविक होगा, काल्पनिक होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा। तो चलते हैं। तो देखिए हम लोग कि अवतल दर्पण के कारण बने प्रतिबिंबों के लिए, जैसे कि अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण है जिसका प्रवर्तक सदा अंदर की ओर हो, ये प्रधान अक्ष हो गया, सेंटर, पोल, फोकस। तो अवतल दर्पण में अलग अलग स्थान पे जब वस्तु को रखते हैं तो उसकी प्रतिबिंब का स्थान जो होता है वो भी अलग अलग होता है। प्रकृति देखेंगे तो कभी वास्तविक है, कभी आभासी है, तो कभी बड़ा है, तो कभी छोटा है। तो यही हम लोग देखेंगे कि वस्तु को किस स्थान पे रखें तो उसका प्रतिबिंब किस स्थान पे बनेगा, उसकी प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक होगा, काल्पनिक होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा। तो देखते हैं। तो सबसे पहला है कि वस्तु का स्थान, यानी कि पहला में देखेंगे कि वस्तु को कहां पे रख रहे हैं, अनंत पे। अनंत का मतलब कि इन्फिनिट पे चल जाते हैं। तो इन्फिनिट से जब कोई प्रकाश की किरण आ रही है तो हम लोग अभी देखें कि जब प्रधान अक्ष के समानांतर कोई प्रकाश की किरण आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। कहां से? फोकस से। तो अनंत से जितनी सारी किरणें आएगी वो सब प्रधान अक्ष के पैरेलल होगा। तो हम लोग अब प्रतिबिंब की डिफिनेशन में देखे थे कि दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसी बिंदु को हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो प्रकाश की किरणी है वो आपस में फोकस पे मिल रही है। कहां पे? फोकस पे। तो इसका जो प्रतिबिंब हो गया वो फोकस हो गया, यानी कि अगर वस्तु को अनंत पे रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहां होगा? फोकस पे होगा। फोकस पे होगा। अब जब प्रवर्तक सतह के सामने यानी कि दर्पण के सामने जब कोई प्रतिबिंब बनता है तो वास्तविक प्रतिबिंब। और डिफिनेशन से अगर देखें वास्तविक प्रतिबिंब का, तो वास्तविक प्रतिबिंब में था कि जब प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद वास्तविक रूप में मिलती है तो उसे हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो प्रकाश की किरणें हैं वो वास्तविक रूप में कहां पे मिल रहा है? फोकस पे मिल रहा है। तो वास्तविक रूप में मिल रहा मतलब कि वास्तविक प्रतिबिंब। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। ये हम लोग देखेंगे अगले टॉपिक जब चिन्ह परिपाटी पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो यहाँ पे इतना भी देख लो कि वास्तविक प्रतिबिंब रहेगा तो हमेशा उल्टा होगा। और यहाँ पे देख रहे हैं कि जो मिल रहा दोनों किरणें आपस में जब मिल रही है तो बहुत ही छोटा, यानी कि वस्तु से बहुत ही छोटा होगा।
तो क्या है, जब वस्तु अनंत पे होगा प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, यानी वास्तविक होगा, उल्टा होगा और बहुत छोटा होगा। किससे? वस्तु से बहुत छोटा होगा। अब अगला देखते हैं। तो दूसरा है अनंत और वक्ता केंद्र के बीच। दूसरा क्या है, अवतल दर्पण है, सेंटर हो गया, P हो गया, F हो गया। अनंत और वक्ता केंद्र के बीच में वस्तु है। मान लेते हैं ये हो गया वक्ता केंद्र, अनंत इस साइड में, तो इसके बीच में एक कोई वस्तु है। अब वस्तु मान लेते हैं ये भी यहाँ पे कोई रखा हुआ है, इससे लाइट निकलेगी तो प्रधान अक्ष के पैरेलल एक किरण जाएगी। अब इतना हम लोग पढ़े कि जब प्रधान अक्ष के पैरेलल हो तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है, और एक जो किरण होगा इसके निकट वाला पॉइंट से होकर गुजरेगा। इसके निकट वाला पॉइंट कौन है? सी से होकर गुजरेगा। आइए, जब सी से जब जो भी किरणें गुजरती है तो दर्पण पे लंबवत होती है, तो जब लंबवत किरण आएगा तो जिस पथ से आएगा उसी पथ से वापस चला जाएगा। तो देख रहे हैं कि एक किरण जो फोकस से होकर गुजरा यहाँ पे आया, इधर से आया, दोनों आपस में कहाँ पे मिल रहे हैं? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। तो देखिए, वस्तु जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बन रहा है। ये हो जाएगा A' B'। देख रहे हैं यहाँ पे। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे जो दोनों किरणें हैं ये वास्तविक रूप में एक दूसरे से मिलती है। तो जब वास्तविक रूप में मिलेगी तो वास्तविक प्रतिबिंब। देख रहे हैं कि वस्तु ऊपर की ओर है, इसका प्रतिबिंब नीचे की। अब ये भी हम लोग जानते हैं कि जब वास्तविक प्रतिबिंब होगा तो हमेशा उल्टा होगा, और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं वस्तु ऊपर की ओर, प्रतिबिंब नीचे की ओर, उल्टा बन रहा है। और देख रहे हैं कि जो वस्तु की जो साइज है, हाइट है, उससे छोटा है प्रतिबिंब, यानी कि वस्तु से छोटा होगा। तीसरा पॉइंट है कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखेंगे, कहां पे रख रहे हैं? वक्रता केंद्र पे रख रहे हैं। तो ये अवतल दर्पण हो गया, CFP, यानी कि वस्तु को हम लोग वक्रता केंद्र पे ही रख रहे हैं। ये मान लेते हैं AB कोई वस्तु है, तो इससे एक रे निकलेगा तो दर्पण की ओर जाएगा, प्रधान अक्ष के पैरेलल, तो कहां से गुजरेगा? फोकस से होकर गुजरेगा। और एक क्या होता है कि इसके निकट वाला पॉइंट, अब C के निकट कौन है? F है, तो एक इसके निकट से जाएगा। तो एक बात और हम लोग पढ़े हैं कि जब प्रधान अक्ष के पैरेलल है तो फोकस से गुजरेगा, और जब फोकस से होकर गुजर रहा है तो दर्पण से परावर्तन के बाद पैरेलल गुजरेगा। तो दोनों आपस में कहां पे मिल रहे हैं? इस पॉइंट पे मिल रहे हैं। अगर इसको देखा जाए तो ये कहां है? वक्रता केंद्र पे। यानी कि AB जो वस्तु था उस कहां पे रख रहे हैं हम लोग? वक्रता केंद्र पे रख रहे हैं। इसका प्रतिबिंब कहां पे बन रहा है? वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। और देख रहे हैं तो ये उल्टा है, वास्तविक है, वास्तविक रूप में मिल रहा है तो वास्तविक प्रतिबिंब, और जब वास्तविक होगा तो उल्टा होगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जो वस्तु है और प्रतिबिंब है उसकी हाइट आपस में बराबर है। मतलब कि जब वक्रता केंद्र पे रखेंगे तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे बनेगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु के बराबर होगा। अगर ये तीन बात, अब आगे देखते हैं कि जब अनंत पे रख रहे थे तो फोकस पे बन रहा था, और जब वस्तु को फोकस पे रखेंगे तो कहां बनेगा? अनंत पे बनेगा। जस्ट उल्टा, रटने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे जैसे कि देख रहे थे। पहले तो हम लोग अनंत पे रख रहे थे, अनंत पे था तो F पे बन रहा था, अनंत से थोड़ा सा करीब आए तो ये कहा गया इधर, क्या, यानी कि दोनों एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं। वस्तु अनंत पे था तो पहले प्रतिबिंब बना फोकस पे, और जब वस्तु को अनंत से थोड़ा इधर लाए, वक्रता केंद्र के पास लाए, तो प्रतिबिंब भी था फोकस से वक्रता केंद्र की ओर गया, और जब वक्रता केंद्र पे आया तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र के पास पहुंच गया। अब ये इधर आएगा, वस्तु बढ़ रहा है इधर, प्रतिबिंब जा रहा है उससे दूर, तो वस्तु को जब लेके आ गया मान लो F और C के बीच, मतलब कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच जब वस्तु आ गया तो जस्ट उल्टा, प्रतिबिंब यहां था तो कहां पहुंच जाएगा? यहां आ जाएगा। यहां पे हम लोग वस्तु को रखें, AB वस्तु है, यहाँ पे B' A' क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब हो जाएगा, यानी कि वस्तु उधर से इधर आएगा, प्रतिबिंब इधर से उधर जाएगा।
तो वस्तु पहुंच गए हैं वक्ता केंद्र और फोकस के बीच। अब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत और वक्ता केंद्र के बीच। अब वास्तविक रूप में मिलेगा तो वास्तविक होगा, उल्टा होगा, और जो प्रतिबिंब है वो बड़ा हो जाएगा। उसी प्रकार से देखें कि वस्तु यहाँ पहुंचा, अब कहाँ जाएगा? फोकस पे। जब फोकस पे आएगा तो यहाँ देखते हैं, जब अनंत पे था तो फोकस पे, और जब फोकस पे आया तो अनंत पे, जस्ट उल्टा जाएगा। तो वस्तु प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा? अनंत पे। वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु से बहुत बड़ा होगा। अब दो एक्सेप्शनल यहाँ पे आते हैं, जैसे कि ये दर्पण है, ये हो गया केंद्र ए पी। अब वस्तु को रख रहे हैं फोकस और ध्रुव के बीच। ये फोकस है, ये ध्रुव है, इसके बीच वस्तु को रख रहे हैं। तो यहां पे रखेंगे तो एक तो पैरेलल निकलेगा, तो कहां से गुजरेगा? फोकस से। अब एक क्या होता है कि जो इसके निकट है उसी से होकर जाता है, जो इसके निकट है उसी से होकर जाता है। तो देखें कि एक वस्तु कहाँ रखा हुआ है? फोकस और ध्रुव के बीच रखा हुआ है। तो फोकस और ध्रुव के बीच रखा हुआ है तो एक पैरेलल आएगा तो फोकस से होकर गुजरेगा, और एक जो रे होगी वो वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगा, यानी कि वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगा तो ये लंबवत होता है, यानी कि जिस पथ से जाएगा उसी पथ से वापस आ जाए। तो इधर से डॉट डॉट जब इसको बढ़ाए हम लोग दर्पण के पीछे, तो ये जाकर आगे कहीं पे मिल जाएगा। इधर देख रहे हैं हम लोग कि कोई संभावना ही नहीं है कि कहीं पे मिलेगा, क्योंकि दोनों के बीच के जो दूरियां हैं वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे बढ़ता जा रहा है। तो जब हम लोग कोई ये अनुमान हो जाए कि इधर नहीं मिलेगा, तो इसको हम लोग एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं दर्पण के पीछे और वहां पे हम लोग मिलाते हैं। तो जब इसको काल्पनिक रेखा खींचे तो यहाँ पे ये मिल गया, ये हो गया इसका ए डैश बी डैश प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब के डिफिनेशन से अगर इसको रिलेट करके समझा जाए तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। क्या था? यहाँ तक तो वास्तविक है, समझ में आया कि वास्तविक रूप में मिला। अब यहाँ पे है, अगर क्वेश्चन हो जाएगा कि सर यहाँ पे तो वास्तविक रूप में नहीं मिला क्योंकि दोनों की दूरी बढ़ती जा रही है, इसको पीछे मिला, तो आभासी प्रतिबिंब का डिफिनेशन क्या पढ़े थे कि किरण जब काल्पनिक रूप में मिले यानी आभासी रूप में मिले तो उसको हम लोग आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो इधर तो कोई संभावना ही नहीं था कब मिलेगा, तो इसको हम लोग डॉटेड लाइन से यानी कि आभासी लाइन से दर्पण के पीछे ले जाकर खींचे तो एक पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों लाइनें मिल गई, और जिस पॉइंट पे मिलता है उसे ही प्रतिबिंब कहते हैं। जब आभासी रूप में मिलता है तो उसको आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, यानी कि जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रख रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है। कैसा है? सीधा। देख रहे हैं वस्तु है ए बी, उसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, वस्तु से सीधा। वास्तविक आभासी होगा, सीधा होगा, और वस्तु से देख रहे हैं कि बड़ा है तो सीधा हो गया। कि जब फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे तो दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी होगा, सीधा होगा और बड़ा होगा। तो देखें कि जब अनंत पे रख रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा है। उसी प्रकार से हम लोग रिलेट करके ये अगर पढ़ें तो रखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। देख रहे हैं अनंत पे तो फोकस पे, फोकस पे तो अनंत पे। दूसरा अनंत और वक्ता केंद्र के बीच तो वक्ता केंद्र और फोकस के बीच, और वक्ता केंद्र और फोकस के बीच तो अनंत और वक्ता केंद्र के बीच, यानी कि ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट, ये इसके अपोजिट हो गया। वक्ता केंद्र पे तो वक्ता केंद्र पे, और ध्रुव पर तो ध्रुव पर। ये दोनों तो आसान है, सी पे रहेगा तो सी पे, और पी पे रहेगा तो पी पे रहेगा। अब बाकी इधर देखें दो है, आभासी, सीधा, उल्टा। वास्तविक होगा तो हमेशा उल्टा होगा, आभासी होगा तो हमेशा सीधा होगा। तो स्क्रीनशॉट इसको ले ले। तो हम लोग अवतल दर्पण में देखें कि वस्तु को, अगर वस्तु का स्थान अलग अलग है तो प्रतिबिंब का स्थान भी अलग होता है, प्रकृति अलग। अब हम लोग देख रहे हैं कि उत्तल दर्पण में अगर वस्तु को अलग अलग स्थान पे रखें तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसकी प्रकृति कैसी होगी। तब उत्तल दर्पण में लोग पढ़े थे कि जिसकी प्रवर्तक सतह उभरा हुआ हो, उठा हुआ हो, अंदर वाला जो होगा वो रस्तित होगा। ये क्या हो गया? प्रधान अक्ष, ये पी हो गया। और एक बात और हम लोग पढ़े थे कि जिसका कर्व जिधर होगा उसका फोकस उधर ही होगा। इधर फोकस हो गया, ये सी हो गया। वस्तु को कहाँ पे रख रहे हैं? अनंत पे। जिधर का प्रवर्तक सतह होगा उधर ही वस्तु रखेंगे, तभी
तो इसमें देखिए वस्तु का स्थान कहाँ पे है, अनंत पे रख रहे हैं। तो जब अनंत पे है यानी कि प्रधान अक्ष के पैरेलल आएगा। जब प्रधान अक्ष के पैरेलल उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण में जब आती है तो इसमें लगता है कि फोकस से होकर गुजर रहा, लेकिन जाता है रिफ्लेक्ट होके वापस, क्योंकि परावर्तन है तो फोकस होकर गुजरेगा। तो अनंत से सभी किरणें क्या होता है, प्रधान अक्ष के पैरेलल आते हैं। तो पैरेलल आएगा तो लगेगा कि फोकस से होकर आ रहा है, तो यानी कि दोनों का जो किरण है वो कहाँ पे मिला, फोकस पे मिला। तो दर्पण के पीछे यानी कि काल्पनिक रूप में। तो वस्तु को जब अनंत पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस पे बन रहा है। कैसा है, आभासी है, क्योंकि आभासी रूप में मिलाए हैं। और सीधा होगा, जब आभासी है तो सीधा ही होगा। और इसका जो आकार है वो वस्तु की अपेक्षा बहुत ही छोटा यानी कि बिंदु मात्र का। सेकंड है कि जब वस्तु को हम लोग कहां पे रख रहे हैं, अनंत और ध्रुव के बीच। जब वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वो फोकस ध्रुव के, मान लो अब कहीं पे भी रख दें तो जो रिफ्लेक्ट होके आएगा वो लगेगा कि फोकस से एक पी से जाएगा, तो दोनों कहां लगेगा कि एफ और पी के बीच बन रहा है। और क्या होगा, आभासी होगा, क्योंकि काल्पनिक रूप में हम लोग मिला रहे हैं। सीधा आभासी है तो सीधा ही होगा और वस्तु से छोटा होगा, यानी कि जितना बड़ा वस्तु होगा उससे प्रतिबिंब उसका छोटा होगा। तो इससे क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा, ऑब्जेक्टिव दे सकता है कि अगर वस्तु को हम लोग उत्तल दर्पण में अनंत पे रखें तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रकृति पूछेगा। और प्रतिबिंब की प्रकृति से जो न्यूमेरिकल हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, उसमें बहुत ज्यादा हेल्प होगा। तो थैंक यू।